नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सी ठंडी शुरुआत हुई है, 3840 अंकों की कमजोरी, 18,836 के पास ट्रेड होता हुआ। डाउ फ्यूचर्स इस समय एग्जैक्टली 100 अंक नीचे है, 34,500 के करीब हो रहा है ट्रेड। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डाली जाए तो हल्की फुल्की कमजोरी यहां पर भी 12-13 अंक नीचे है इस समय। एशियन मार्केट पर नजर डालें तो जापानीज मार्केट निके यहाँ तो कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी मार्केट्स जो खुले हैं वो हल्की नरमी लेकर खुले हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आधे से एक तिहाई से आधे % तक की कमजोरी फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। कल बहुत ज्यादा एक्शन कमोडिटी मार्केट में दिखा नहीं, बहुत छोटे दायरे का ट्रेड था, लेकिन अधिकतर कमोडिटीज है वो लाल निशान में ही ट्रेड कर रही थी। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी के चलते हमने प्रेशर देखा है, लेकिन चीन में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, एक अनएक्सपेक्टेड लाइन। तो अब देखना होगा कि आगे कैसा मूवमेंट होता है। आइए क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस पूरे हफ्ते, कहाँ रखनी है नजर, पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार तो बंद थे, लेकिन काफी कुछ डेवलपमेंट हमने होता हुआ देखा है। चाइना के एलपीआर को लेकर खबर आई है, तो क्या डिटेल्स है और अब कहाँ रखनी है नजर? सेंट्रल बैंक्स की तरफ से काफ़ी एक्शन आपको आते दिख रहा है। पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं यूएस फेड पॉलिसी थी, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आई, फिर ईसीबी की पॉलिसी थी। आज सुबह चाइनीज सेंट्रल बैंक पीबीओसी ने लोन प्राइम रेट 0.1% से घटाया है। ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.1%, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.15% भी हो सकता है। तो ऑन एक्सपेक्टेड लाइन कट आया है चाइना की तरफ से, और ये क्लियरली इंडिकेट दे रहा है कि चाइना अब अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करने वाला है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि कई सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स ने चाइनीज ग्रोथ अनुमान घटाया है। तो अब ग्रोथ को वापस लाने के लिए चाइनीज सेंट्रल बैंक की तरफ से हम ये एक्शन आते हुए देख रहे हैं। और इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने भी रिसेंटली चाइना का ग्रोथ एस्टिमेट्स 6% से घटाकर 5.4% किया था। तो देखते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए चाइना की तरफ से ये रेट कट आते हुए आपको दिख रहा है। पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि इन्होंने अपने शॉर्ट और मीडियम टर्म रेट्स घटाए थे, बट जो मेन इनका लोन प्राइम रेट होता है वो आज सुबह इन्होंने घटाया है। तो इसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली आते हुए दिख सकता है। अदरवाइज आप देखें तो आज सुबह ग्लोबल बाजार ज़्यादातर आपको सुस्ती की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा एक्शन इस समय नहीं आ रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स पर दबाव है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले आपको करीब 100 अंक नीचे दिख रहे थे। नैस्डैक और एसएनपी फ्यूचर्स पर भी प्रेशर बना हुआ है। आज यूएस का हाउसिंग डेटा आने वाला है, तो उस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा 2 फेड के सदस्य जॉन विलियम्स और जेम्स बुलर्ड साहब दोनों पब्लिक भाषण देने वाले हैं, और इन दोनों के कॉमेंट्स पर हम देखते हैं कि काफ़ी बाजार रिएक्ट भी करते हैं। बुलर्ड साहब तो काफ़ी अग्रेसिव भी माने जाते हैं रेट्स को लेकर, तो इनका क्या कहना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि यूएस की बॉन्ड यील्ड में काफ़ी एक्शन बढ़ा है। ये बढ़कर 3.8% के ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार में आशंका ज़रूर है कि जुलाई पॉलिसी में 1/4% का हाइक आ सकता है। फेड ने वैसे भी पिछले हफ्ते इंडिकेशन दिए थे कि 2 और हाइक्स आना अभी बाकी है। 70 से 75% लोग फिलहाल मान रहे हैं कि जुलाई पॉलिसी में 1/4% का हाइक होगा। तो देखते हैं, इनके कॉमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फिर कल और परसों तो पावेल साहब भी यूएस कांग्रेस के सामने बयान देने वाले हैं, तो उस पर रहेगी नज़र। बट हाँ, लंबे वीकेंड के बाद आज अमेरिकी बाजार ट्रेड करेंगे, और उससे पहले फ्यूचर्स में आपको डेफिनेटली दबाव दिख रहा है। यूरोप में भी कल गिरावट का ही ट्रेंड रहा। आधे से 1% तक नीचे आपको यूरोप के बाजार गिरते हुए दिखे। जो स्टॉक 600 है यूरोपियन मार्केट्स का मेन इंडेक्स, उसमें हमने लगभग सभी सेक्टर्स में वीकनेस आती हुई देखी। तो कल अच्छा सेशन नहीं था यूरोपियन मार्केट्स के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर भी सेंट्रल बैंक एक्शन रहेगा। करेंसी मार्केट में भी एक्शन आ रहा है। यूके का जो पाउंड है वो 14 महीने की ऊंचाई पर है डॉलर के मुकाबले, तो वहाँ पर आपको मूव दिख रही है। जो इनकी 2 साल की शॉर्ट टर्म यील्ड है, यहाँ पर आपको बड़े उछाल के साथ 15 साल की ऊंचाई पर ये आती हुई दिखी है, क्योंकि थर्सडे को यूके के सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आने वाली है, और अनुमान है कि 1/4% से दरें बढ़ सकती है। इनफैक्ट 25% तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आधे % से दरें बढ़ें। तो दरें बढ़ने का तो पूरी संभावना है थर्सडे की बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी में। और हम देख रहे हैं कि अगर इस बार रेट हाइक होता है तो 15 साल की ऊंचाई पर यूके में भी इंटरेस्ट रेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, एक जगह हम देख रहे हैं कि चीन ने रेट कट शुरू कर दिया है, हमारे सेंट्रल बैंक ने 2 बार से पॉलिसी को होल्ड पर रखा हुआ है। वहीं अभी भी ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स, जो बाकी वेस्टर्न इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंक हैं, वो रेट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं और रेट्स बढ़ाने का एक्शन भी ले रहे हैं। इसके अलावा कमोडिटी बाजार में भी हमने देखा है थोड़ा डॉलर में अपडेट आया था, जिसकी वजह से कमोडिटीज थोड़ी सुस्त होते हुए दिखी हैं।
ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कल थोड़े कम थे क्योंकि अमेरिकी बाजार बंद थे, बट उसके बीच में हमने देखा है कि कच्चा तेल लगभग $76 के आसपास सपाट है। ब्रेंट इस समय जैसा मैं कह रहा था, गोल्डमैन सैक्स ने कई बड़े बैंक ने चीन के ग्रोथ एस्टिमेट्स घटाए, तो देखते हैं इसका कमोडिटी बाजार पर क्या सेंटिमेंट होगा। और उसके सामने आप देख रहे हैं कि चीन के सेंट्रल बैंक ने ये लोन प्राइम रेट में कटौती करी, तो बेस मेटल्स इन पर्टिकुलर आपको एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं। आप कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे, ग्रोथ एस्टिमेट्स कट की या फिर चाइना की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट की, वो देखना जरूरी है। सोने में दायरे का ही ट्रेड हो रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन आपको नहीं दिख रहा है। थोड़ा एक दो एग्री कमोडिटीज़ में रिबाउंड जरूर आया, जिसका पिछले हफ्ते आप भी बात कर रही थी, तो वहाँ पर रखिए नज़र। बट ओवरऑल सुस्ती का माहौल है। कल भी ग्लोबल मार्केट्स हमने सुस्त होते हुए देखे थे, आज भी आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर ही ट्रेड कर रहे हैं, कमज़ोर या फिर हल्के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। एशिया के भी सारे बाजार लगभग नेगेटिव टेरिटरी में, बट सेंट्रल बैंक एक्शन पर सबकी नज़र बनी हुई है। चलिए, तो पूरी तरह से अब दारोमदार कह सकते हैं दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों पर है, वो कैसा निर्णय लेते हैं और उसका एक्शन या रिएक्शन इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में कैसा होता है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। कैश स्पेस पर नजर डालिए, घरेलू हो या फिर विदेशी संस्थागत निवेशक, दोनों की तरफ से बिकवाली हाथ लगी है। 365 करोड़ के पास की बिकवाली घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से, और विदेशी संस्थागत निवेशकों के FIS की बात करें तो 1030-31 करोड़ के बिकवाली वहां से हाथ लगती हुई नजर आई है। आइए अब जान लेते हैं कि जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ठंडे हैं, सुस्त हैं, बहुत ज्यादा एक्शन वाले नहीं हैं, उन सब के बीच हमारे मार्केट में किस प्रकार की रणनीति आपको अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोई बहुत बड़े ऐसे क्यूज दिखाई नहीं दे रहे। ओनली फैक्टर इज कि चीन ने अनएक्सपेक्टेड लाइंस अपने LPR में कटौती की है। सर, क्या लग रहा है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी हमें कैसे प्ले करना है, कौन से लेवल्स पे रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग। यहाँ थोड़ा सा दबाव है। देखिए, ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिसिंग है और थोड़ी बहुत FIs की तरफ से, लोकल फंड्स की तरफ से हल्की फुल्की बिकवाली के आंकड़े आए, और आज भी 2 बड़ी ब्लॉक डील है, यानी कि थोड़ा सा लिक्विडिटी जो है वो ब्लॉक डील्स में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो उसका असर है ही। मेरे ख्याल से सीमित दायरे में थोड़ा सा नेगेटिव बायस रह सकता है आज के सेशन में, और बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आए तब खरीदारी करनी चाहिए, पहले सपोर्ट लेवल पर नहीं। तो उतना सा बदलाव आपको अपनी स्ट्रेटेजी में करना है आज के लिए। और मेरा ये समझना है कि पहला सपोर्ट लेवल जो निफ्टी पर आपको आज मिलेगा वो 18,635 से 18,690 की रेंज में, इस रेंज में खुलकर हम देखेंगे कि और कितनी ताकत बाजार में वहां से है। ऊपर की तरफ 18,775, 18,825 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। निफ्टी अब भी उतना कोई खास कमजोर है नहीं, जो दिक्कत है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा है। बैंक निफ्टी कल भी आपने देखा कि 18,675 के नीचे बंद होकर थोड़ा सा कमजोरी के संकेत दे रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी में आपको नीचे की तरफ जो सपोर्ट अब मिलेगा वो 43,200 से 43,400 की रेंज में मिलेगा, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 43,825 से 43,975, ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। तो मेरा ये समझना है कि थोड़ा सा आज वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहना चाहिए। बहुत ज्यादा एग्रेसिवली खरीदारी या बिकवाली करने का आज को लेने के पहले अमेरिकी बाजारों का 3 दिनों का लंबा वीकेंड खत्म होने के बाद आज खुलने का इंतजार करके फिर वहां से डायरेक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स और साथ ही डॉलर इंडेक्स दोनों की तरफ से हल्के फुल्के नेगेटिव संकेत आते दिख रहे, तो ग्लोबल सपोर्ट थोड़ा सा मिसिंग है, इसलिए हल्की सी सावधानी रखने की जरूरत है। जी, वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या एक्सपेक्ट करके चलना है। तो कोई बहुत एग्रेसिव ट्रेड ना ले, ना तो खरीदारी की तरफ ना बिकवाली के साइड के, रेंज प्ले पर करे फोकस। और लेवल्स है, मैं रिपीट कर देती हूँ निफ्टी के लिए 18,635 से 690 ये आज सहारा देने वाली बैंड होगी। ऊपर रेजिस्टेंस वाली बैंड है 18,775 से 825 के बीच में। बैंक निफ्टी प्रेशर यहाँ पर निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, 43,200 से 400 आज सहारा देने वाली बैंड ये होगी, और रुकावट ये फेस करेगा 43,975 के पास। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? जी, गुड मॉर्निंग। कुछ ट्रिगर्स भी और कई सारी खबरें हैं, जिसमें अगर आप बात करें ट्रिगर्स में सबसे पहले अबांस होल्डिंग और लैंडमार्क कार्स, उनका जो प्री IPO का लॉक इन है वो खत्म होगा। IPO के हिसाब से HMA एग्रो इंडस्ट्रीज़, उनका IPO जो है वो आज से खुलने वाला है। एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट की बात करें तो ब्लू स्टार, जहां पर बोनस इशू है 1:1 का। ग्लोबल के हिसाब से USA का हाउसिंग स्टैट्स का जो मई का डेटा है वो भी आएगा।
खबरों में जी एंटरटेनमेंट, जहां पे 26 जून को सेट में मामले की सुनवाई होगी। HDFC AMC पर ध्यान रखें क्योंकि ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर अबरदीन इन्वेस्टमेंट पूरी हिस्सेदारी बेचेंगे, लगभग अगर आप देखें 10.2% के आसपास जो होल्डिंग है, और 1800 से लगभग 1892 के आसपास जो है उस भाव में शेयर जो है बेचे जाएंगे। HDFC बैंक पर ध्यान रखें क्योंकि HDFC क्रेडिला में लगभग 90% जो हिस्सेदारी है वो बेचेगी HDFC। BPEA इक्विटी और साइरस कैपिटल जो है उनको लगभग 9,060 करोड़ में जो बेचेंगे हिस्सेदारी। अगर उस हिसाब से अगर आप HDFC क्रेडिला का वैल्यूएशन देखें तो 10,350 करोड़ के आसपास हो जाता है। टिमकन इंडिया प्रमोटर टिमकन सिंगापुर जो है ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पर 0.6 करोड़ के आसपास हिस्सेदारी बेचेंगे, लगभग 3,000 के भाव पर जो है ब्लॉक डील होने वाली है। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो उससे लगभग 14% के आसपास डिस्काउंट पर है। एथर इंडस्ट्रीज QIP बुक लॉन्च हुआ है जिसमें 19 जून से इशू शुरू हुआ है, जिसमें अगर आप देखें तो लगभग 984.9 का जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग उसी के आसपास है, लगभग 1.5% के आसपास डिस्काउंट पर है। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर एयरबस इंडिगो के साथ डील का जो है ऐलान किया है, और लगभग अगर आप देखें 500 A322 फैमिली एयरक्राफ्ट जो है वो उसके लिए करार किया गया है, और ये जो एयरक्राफ्ट जिसका करार किया गया है वो 2030 से 2035 के बीच जो है इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होने वाली है। IIFL सिक्योरिटीज़ सेबी ने 2 साल के लिए नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। स्टॉक ब्रोकिंग ऑपरेशंस में जो है यहाँ पर प्रतिबंध लगाता हुआ दिखा है। टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, सुब्रोज, वोल्टास, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सभी ट्रक ड्राइवर कम्प्लीमेंट में AC जो हो अनिवार्य होगा। और अंत में टाटा पावर पर ध्यान रखें क्योंकि FY20 में रिपोर्ट्स है कि FY20 में कंपनी लगभग 12,000 करोड़ का जो है कैपेक्स करेगी, और अगर आप इसको FY23 की तुलना में देखें तो लगभग दोगुना जो है कैपेक्स होने वाला है, और ये कंपनी के AGM में जो है बयान आते हैं। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। अरमान, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है वो भी अब आपके सामने रख देते हैं, और आज बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ राकेश बंसल वेंचर्स के राकेश बंसल सर जुड़ चुके हैं। बंसल सर, गुड मॉर्निंग, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। सर, सबसे पहले तो HDFC पर ही फोकस कर लेते हैं क्योंकि आज खबरों के दम पर यहाँ एक्शन दिखेगा, फिर चाहे वो HDFC AMC की बात हो जहाँ प्रमोटर एबरडीन इन्वेस्टमेंट पूरी हिस्सेदारी बेचेगी, या फिर HDFC क्रेडिला की बात हो जिसमें HDFC 90% हिस्सा बेचेगी। पूरे ग्रुप को लेकर क्या व्यू बन रहा है, चार्ट्स पर कैसे संकेत रहेंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग नया। देखिए, पूरे ग्रुप को लेकर देखें तो HDFC बैंक तो एकदम बॉटम के आसपास लगता है। इन स्तरों पर HDFC बैंक में बाइंग करनी चाहिए, HDFC में भी बाइंग करनी चाहिए। और अगर आप देखें तो HDFC AMC तो बिल्कुल स्टॉक चला नहीं है, मार्केट काउंटर परफॉर्म कर रहा है, और ये जो एबरडन पूरा स्टेक बेचेगा मोस्ट लाइकली आज, इसके चलते मुझे लगता है आज बॉटम लग जाएगा। टाइम टू गो लॉन्ग इन HDFC AMC। एंड आप ये देखें, एक लॉन्ग अवेटेड ओवरहैंग था HDFC AMC में जो शायद आज खत्म होगा, और ये अगर आप देखें तो डेस्परेट सेलिंग है। इसकी लास्ट जो इन्होंने एबरडन ने जो लास्ट बेचा था वो शायद 2200 रुपए के अराउंड बेचा था। बेसिकली क्या है, डेस्परेट में उनको एग्जिट करना है। तो और लास्ट टाइम भी जब इन्होंने बेचा था तो HDFC AMC बड़ा था, इन एक्सपेक्टेशन की ये काफी स्टेक जल्दी ऑफलोड होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बड़ा मूव जो अपमूव HDFC AMC में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आज ही देखने को मिले। तो टाइम टू गो लॉन्ग है, 1 साल का नजरिया बना के HDFC AMC मुझे लगता है इस पूरे समूह में सबसे ज्यादा रिटर्न देने का दमखम रखता है क्योंकि बीटन डाउन है, और अगर एक रिबाउंड आता है तो HDFC बैंक को भी आउट परफॉर्म करने का दमखम रखता है। ओके, तो HDFC AMC पर फोकस रहेगा। सर, टारगेट क्या रहेगा अगर इसको निवेश के लिहाज से देखें? देखिए, नेहा लास्ट 2200 में बेचा था, मुझे लगता है कि एक बार ये 2200 के ऊपर निकलेगा तो 3000 के आसपास के टारगेट बैठेंगे। तो परसेंटेज टर्म्स में देखें तो काफी ज्यादा हो जाता है। और आज की मार्केट में नया मार्केट एक्सपर्ट्स का, फंड्स का, जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं वो उस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जहां पे मोर देन मतलब कि 25 to 40% की अपसाइड जहां दिखती हो, बीटन डाउन है। एंड HDFC AMC तो एकदम ब्लू चिप स्टॉक है, एकदम बीटन डाउन है। तो यहाँ 3000 के टारगेट्स के लिए मुझे लगता है 12 से 15 महीने का नजरिया बना के निवेश करना चाहिए। सर, इसके अलावा कल बजाज ट्विंस ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, 2.5-2.25% की स्ट्रेंथ फाइनेंस फिनसर्व दोनों में दिखी। यहाँ क्या करना है आज सर? देखिए, बजाज ट्विंस में देखें तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और नया आज का जो मार्केट है ना वो ब्रेकआउट वाला नहीं है, ब्रेकआउट से पहले लेने का मार्केट है। तो जिनके पास है बने रहे, और डिप्स में बजाज ट्विंस में, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में खरीदारी की राय होगी। सर, आपकी आज बेस्ट पिक्स कहाँ से आ रही हैं? देखिए नया, एक तो मेरा F&O सेगमेंट से टेक महिंद्रा है, IT ने बिल्कुल अंडर परफॉर्म करा है, और टेक्निकली काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। लगभग आप देखें तो 2 हफ्ते से थोड़ा सा ऊपर पड़ा है एक्सपायरी में, और यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग प्लस
फ्रेश लॉन्च देखने को मिल सकते हैं। तो टेक महिंद्रा में 1070 1070 के स्टॉप लॉस के साथ 1125 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा में खरीदारी की राय है। और दूसरा नया निवेश की राय है इन तेजस नेटवर्क। टाटा कम्युनिकेशन में हमने देखा एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, अब मुझे लगता है तेजस नेटवर्क में भी एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलेगा। बट मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा नजरिया बना के तेजस नेटवर्क को खरीदे। शॉर्ट टर्म के लिए 690 का स्टॉप लॉस, 765 का टारगेट। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ है कमाई के मौके और किन स्पेस को करना है अवॉइड। टेक महिंद्रा एफएनओ स्पेस में सर आज पसंद आ रहा है। 1070 का स्टॉप लॉस, 1125 के टारगेट के लिए कंसिडर करें। और तेजस नेटवर्क थोड़ा इसमें लंबा नजरिया है, 690 का स्टॉप लॉस लगा के करे खरीदारी। 760 765 तक का अपसाइड टारगेट बनता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर, अरमान से जानते हैं। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप बात करें तो नोमुरा की आईटीसी पर रिपोर्ट है वो मेंटेन कर रहे हैं बाई को, और टारगेट जो रख रहे हैं टारगेट 485 का रख रहे हैं। अगर आप मौजूदा भाव देखें तो 454 का है। सीएलएसए की भारतीय एयरटेल पर रिपोर्ट है वो मेंटेन कर रहे हैं बाई को, टारगेट जो है वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें 1015 से बढ़ाकर 1000 जो है 30 कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की भी भारतीय एयरटेल पर अगर आप देखें रिपोर्ट है वो ओवरवेट की जो राय है वो तो वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, और टारगेट जो है वो 870 का कर रहे हैं। सिटी की सन फार्मा पर रिपोर्ट है, यहाँ पर भी जो बाय है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, और टारगेट भी अगर आप देखें तो 1175 का कर रहे हैं। अगर मौजूदा भाव देखें तो 1000 के आसपास का है। सीएलएसए की महिंद्रा एंड महिंद्रा पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, और टारगेट रख रहे हैं 1700 का। अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो उस हिसाब से तो कभी भी काफ़ी बड़ा है, लगभग 1400 का भाव है, और जो टारगेट रख रहे हैं वो 1700 का कर रहे हैं। और अंत में जेफरीज जो है वहाँ पे जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल यहाँ पर इनिशिएट हुआ है बाय, और टारगेट रख रहे हैं 2680 का, और अगर आप देखें अभी मौजूदा भाव देखेंगे तो 2350 के आसपास का है। ऑलराइट, चलिए अरमान, धन्यवाद आपका वो पूरी ब्रोकरेज रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब समझते हैं कमोडिटी बाजार में एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कच्चे तेल पर पहले फोकस कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि चाइना की तरफ से ही दो बड़ी डेवलपमेंट्स है। पहला तो बड़े बड़े बैंकों ने यहाँ पर इसके ग्रोथ फोकास्ट घटाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी सुबह सुबह ही इनके एलपीआर में उम्मीद मुताबिक ही 1 साल और 5 साल के लिए दरों में कटौती का ऐलान हुआ है। कैसे देखा जाए, कुछ बाइंग यहाँ से आती हुई आज दिखेगी? गुड मॉर्निंग यार जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पर, बिकॉज एक तरफ हमको उम्मीद थी कि चाइना की जो डिमांड है पिछले 5 महीने में कंटिन्यू लगा था कि इंप्रूव करेगा, बट जिस ढंग से हमने देखा है एफर्ट्स किया जा रहा है, बट जो डिमांड है वो कहीं पे पिकअप नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक जो एफर्ट्स है उसी लाइन में है जिसका सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। हमने पिछले 2 दिनों में देखा भी है, उसका एक सपोर्ट मिलता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। तो टाइमिंग कल की जो रैली है या कल का जो रेंज बाउंड एक्टिविटी थी वो कंटिन्यू रहेगी। जब तक प्राइस 6000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे या $78 ब्रेंट अगर नहीं तोड़ता है, तब तक मार्केट दायरे में रहेगा, ऊंचे भाव पे वापस बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो आज के लिए कच्चे तेल के अंदर 5900 के करीब बेचते चलना चाहिए 6000 के स्टॉप लॉस से। 5650 तक का पुल बैक देखने मिल सकता है। ओके, और ये बताइए कि मेटल्स में क्या करें, क्योंकि पिछले हफ्ते तो बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस था, आज क्या करें? बिल्कुल, पूरे बेस मेटल में हमने पिछले 15 दिनों के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखी, जहां कॉपर में लगभग 700 रुपए से 735 तक के जंप हमने आते हुए देखे। जिंक के अंदर भी 205 से 220 के ऊपर के भाव आते हुए देखे। टेक्निकली मुझे लगता है कि जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में वापस रिकवरी थोड़ी बहुत चल रही है, इसकी वजह से दोनों ही काउंटर में नेगेटिविटी दिखाई देगी। तो आज के लिए 730 पे बेच के चलिए कॉपर को। 734 के स्टॉप लॉस से 722 के टारगेट कॉपर में रहेंगे। जिंक के अंदर भी 220 पे बेच के चलिए, 223 के स्टॉप लॉस से 214.50 तक के भी टारगेट हम देख पाएंगे। ओके, और सोने चांदी दोनों में से आपको क्या पसंद है, क्या करना है? देखिए, लॉन्ग टर्म सोना चांदी दोनों ही पसंद है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स अब रिकवर दिखा रहा है, तो अगले 2 सेशन तक डॉलर इंडेक्स में मजबूती बनी रहेगी, जिसका एक नेगेटिव असर सोने और चांदी पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। कल यूएस में कोई डेटा पॉइंट नहीं था, हॉलिडे मोड था, जिसकी वजह से भी प्राइसेस सीमित दायरे में थे। आज के लिए मुझे लगता है कि प्राइसेस में अगर 59 250 300 के करीब आता है बेच के चलिए। जब तक 59 550 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक रहेगा, जो 58 850 तक का लेवल गोल्ड में दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें
तो चांदी में भी 72,600 पे बेच के चलिए। 73,200 का लेवल जब तक रीच नहीं करता है, 71,500 के लेवल फिर से रिटेस्ट होते हुए देखेंगे। ओके, मुझे जरा सिल्वर का स्टॉप लॉस बता दीजिए। सिल्वर में 73,200 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, उसका स्टॉप लॉस लगा के सेल करना चाहिए। और गोल्ड में 59,550, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बुलियन, मेटल और कच्चे तेल में आज किस तरह से होगी कमाई। ऑल इन ऑल यहाँ पर सेल ऑन राइज की ही रणनीति अपनाने की बात निकल कर आई है। चांदी में खरीदारी नहीं, बिकवाली की रिकमेंडेशन है। 71,000 तक का लेवल डाउनसाइड में आपको दिख जाएगा। 72,600 के पास आपको करनी है बिकवाली। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम करते हैं यही रैप अप, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।